हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के विषय में अध्ययन किया था और आज हम लोग संधि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था कि स्वर के बाद स्वर आने से, ठीक है, स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता था उसे स्वर संधि कहते थे। अब यहाँ व्यंजन संधि की चर्चा हो रही है तो इसमें क्या आएगा, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। वाक धन ईश, तो वाक और ईश मिलके क्या बनाएंगे, वागीश। आपको यहाँ पे एक चीज अपने ध्यान में रखना है कि जैसे व्यंजन संधि की चर्चा हो रही है तो इसमें हलंत लगभग सभी में रहते हैं और ये इसको पहचानने का तरीका भी है। जैसे वागीश का बोलेगा कि एग्जाम में कि संधि विच्छेद करो, तो वाक धन ईश में जो क है वहाँ पे हलंत होगा, उसे आप समझ सकते हैं कि ये व्यंजन संधि का सही उदाहरण है। वाक धन ईश मिलके वागीश बनाते हैं। यहाँ पर क और ई आपस में मिलकर गी में परिवर्तित हो रहे हैं। सत धन जन आपस में मिलकर सज्जन बनाएंगे। यहाँ पे त और ज आपस में जुड़कर आधा ज और पूरा ज देखिए यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उत धन हार से क्या बनेगा, उद्धार। यहाँ पे त और ह आपस में जुड़कर द और आधा ध बना रहे हैं। जैसे कि संधि के नियम में हमने पढ़ा है ना कि प्रथम पद के अंतिम वर्ड और दूसरे पद के आदि वर्ड का योग होता है। जैसे उत में त अंतिम वर्ड है और हार में हा जो है आदि वर्ड है, तो इन दोनों के योग से ही उद्धार बना। तो ये संधि का नियम है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ त और ह से ही मतलब रखना है, हमें बीच के मतलब समीपवर्ती वर्डों के मेल ही कराने हैं यहाँ पर हमें। तो उद्दनहार से बना उद्धार। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हमें कंठस्थ करना होगा तभी हम अच्छे से व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। तो आइए पहला नियम हम याद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, नाम से ही क्लियर हो रहा है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में यहाँ परिवर्तन होगा। मैंने आपको व्यंजन की वीडियो में ये सब चीज़ें पढ़ाया है कि पहला वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड क्या है, तो आप उस वीडियो को देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने स्वर व्यंजन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके आप लोग क्लियर करिए, क्योंकि जब तक आप स्वर व्यंजन नहीं समझेंगे तब तक आप हिंदी को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और संधि तो बिल्कुल भी नहीं। किसी वर्ग के पहले वर्ड, वर्ग के पहले वर्ड हेडिंग में लिखा है ना, तो किसी वर्ग के पहले वर्ड, पहला वर्ड क्या है, क च ट त प। कैसे हुआ मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। क ख ग घ अंग, तो क क्या है, पहला वर्ड है। च छ ज ज इया, च क्या है, पहला वर्ड है। उसी प्रकार ट त प भी होगा। तो किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ड, स्वर क्या है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ ओ, ये स्वर हैं। किसी वर्ग के तीसरे वर्ड क्या होंगे, ग ज ड द ब। क ख ग घ अंग जैसे आप पढ़ते हैं तो क ख ग तीसरा वर्ड हुआ ना। च छ ज तीसरा वर्ड हुआ। या चौथे वर्ड घ छ ढ ध भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ड से होने पर वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। देखिए सबके नीचे हलंत है ना, मैंने भी ऊपर बताया व्यंजन संधि पहचानने का तरीका। हलंत का मतलब आधा वर्ड होता है, ठीक है, जिसके नीचे हलंत लगा हो उसका मतलब होता है आधा वर्ड। तो ये जब संधि विच्छेद के नियम से बनेगी संधि तो वह हलन जिसके नीचे लगा वो आधे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क का ग होना, तो दिक धन गज आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, दिग्गज। दिक धन विजय आपस में मिलकर क्या बना रहे, दिग्विजय। देखिए ना, क ग में परिवर्तित हुआ तो हलंत लगा था तो आधा ग हो गया ना। यहाँ पे मैं वही आपको समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे जिसके नीचे हलंत लगा होगा वो आधे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, और जब उसे हम संधि विच्छेद में परिवर्तित करेंगे तो पूरा लिख के उसके नीचे हलंत लगा देंगे।
च का ज होना, अच धन अंत से क्या बनेगा, अजंत। देखिए ना यहाँ पे च जो था वो ज में परिवर्तित हो गया। ट का ड होना, षट धन आनंद से क्या बनेगा, षडानन। जैसे एग्जाम में दे दिया कि षडा या खडानन का संधि विच्छेद करी तो खट धन आनन ही होगा ना। त का द होना, भगवत धन भजन, तो भगवत भजन हो जाएगा इसका। सत धन गुड़ आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सदगुण बनाएंगे। प का ब होना, सुप धन अंत आपस में मिलकर सुबंत बनाएगा। अप धन ज आपस में मिलकर अब्ज बनाएंगे। ठीक है, प का देखिए ब में परिवर्तन हुआ है। अगर आपसे कोई कहे अब्ज का संधि विच्छेद करिए तो आप ब को फिर प में परिवर्तित करते हुए उसके नीचे हलन लगा दीजिएगा। अप धन ज, इसका संधि विच्छेद हो गया। सुबंत का करना होगा तो सुप धन अंत हो जाएगा। ब को प में परिवर्तित कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो पढ़े ही हैं कि व्यंजन संधि के नियम के अनुसार प का परिवर्तन ब में हो जाता है। तो जब एग्जाम में इसका संधि विच्छेद करना होगा तो आप ब को प में परिवर्तित कर दीजिएगा। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि पांचवा वर्ण मतलब कि अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, अंग, इया, र, न, म, ये सब क्या है, अनुनासिक वर्ण होते हैं। इन्हें हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं, लेकिन मेनली हर जगह आपको अनुनासिक वर्ण ही लिखा हुआ मिलेगा। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न और म, यहाँ पर केवल न और म से ही हमें मतलब रखना है। इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि अनुनासिक वर्ण का मतलब कि केवल न और म ही यहाँ पे मेन है, से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, र, इया, न, म हो जाता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखने में गड़बड़ी कर दी है। अंग के बाद इया आएगा, फिर र, फिर न, फिर म होता है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि कोई नया क्रम निकला है, ये मेरी गलती है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। क का अंगा होना, वाक धन मय, तो क्या बनेगा, वांग्मय। ट का ड़ होना, खट धन मुख, क्या बना, खडमुख। त का न होना, जगत धन नाथ, से क्या बना, जगन्नाथ। तीसरा नियम है छ संबंधी नियम। किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हर्ष स्वर क्या होता है। मैंने आपको स्वर में पढ़ाया हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। हर्ष का मतलब होता है एक मात्रा वाले वर्ण। ठीक है, और जैसे आ यहाँ पे है, आ दो मात्रा का हो जाएगा तो ये दीर्घ होगा। तो यहाँ पे नियम में लिखा है कि का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो स्वधन छंद, तो यहाँ पे जो व है वो हर्षव है, क्योंकि व में देखिए छोटे अ का उच्चारण हो रहा है, अ का, तो उसका हो रहा है मेल छंद मतलब छ से। तो जब हम संधि विच्छेद के नियम से इसकी संधि बनाएंगे तो छ के आगे हम च जोड़ देंगे। इस नियम में ये बोला जा रहा है। ठीक है, कि छ से पहले च जोड़ देते हैं, तो कंप्लीट च नहीं, आधा च देखिए हमने जोड़ दिया ना। परिधन छेद, तो यहाँ पे छोटी ई है, हर्षव है ये, तो छेद, जब छ से इसका संयोग हुआ तो क्या बना, परिच्छेद। छ से पहले देखिए आधा च आ गया। अनुदन छेद, तो दोनों मिलके आपस में क्या बनेंगे, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद यहाँ पर आप दिमाग में अपने डाल लीजिएगा, क्या पता सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें कोई पैसेज दे दे, उसमें अनुच्छेद रहे और कहे कि इसका संधि विच्छेद करी, तो अनुच्छेद का आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक है, चौथा नियम है त संबंधी नियम। तो इसमें भी पार्ट है, देखिए। पहला है त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, उद्धन चारण से क्या बनेगा, उच्चारण बनेगा। उद्धन चरित से क्या बनेगा, उच्चरित बनेगा। सतधन चरित से क्या बनेगा, सच्चरित बनेगा। तो देखिए ना यहाँ पे त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। सतधन चरित, तो सतचरित नहीं हो रहा है, सच्चरित हो रहा है, आधा च में वो कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो
ये नियम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। दूसरा आइए हम देखते हैं, त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। कैसे? सतधन जन है तो त यहाँ पे आधे ज में कन्वर्ट हुआ, क्या बन गया? सज्जन बन गया। उतधन ज्वल है तो यहाँ आधा त किस में बदल गया? आधा ज बन गया, कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ? उज्ज्वल। ठीक है। तीसरा है इसमें नियम, त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। कैसे बदल रहा है? बृहत धन टीका। ठीक है, तो क्या बनेगा? बृहत टीका। उद्धन डयन, क्या बने? उड्डयन हो गया। ठीक है। और चौथा है, त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे उद्धन लास, देखिए त के बाद ल है ना, तो ये आधा त जो है आधे ल में कन्वर्ट होगा और क्या बनेगा? उल्लास हो जाएगा। उतलास तो लिखेंगे नहीं हम, उल्लास हो जा रहा है। उद्धन लेख है तो त ल में आधे ल में कन्वर्ट हुआ, क्या बना? उल्लेख बन गया। ठीक है। इसी प्रकार पांचवा नियम भी आइए देखते हैं हम, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। कैसे हो रहा है? उद्धन श्वास। ठीक है। त के बाद देखिए ये बड़ा श है ना, तो त का च में कन्वर्जन होगा। यहाँ कैसे होगा? उच्छ्वास। ठीक है। और इसमें जो है देखिए लिखा है ना, त का च और श का छ हो जा रहा है। त यहाँ आधे च में बदल गया और जो श था वो छ में कन्वर्ट हो गया। दो वर्डों का यहाँ पे कन्वर्जन हुआ। देखिए आप, सतधन शास्त्र है। ठीक है, तो सच्छास्त्र, त जो है आधे च में कन्वर्ट हुआ और जब बड़ा श है वो छ में कन्वर्ट हुआ। देखिए सतधन शास्त्र से बन गया सच्छास्त्र। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसे कई बार इस वीडियो को सुनिएगा तो ये नियम आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो जाएंगे। पहले ये देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। फिर है छठवां नियम, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। कैसे हो रहा है ये देखते हैं। उद्धन हत, क्या बना? उद्धत। उद्धनहार, क्या बना? उद्धार हो गया। ठीक है। न संबंधी नियम, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पढ़ाने से पहले बताना चाहूँगी कि ज़्यादा ट्रिक के पीछे इंसान को नहीं भागना चाहिए। ट्रिक अच्छी चीज़ है, वो एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइम में किसी चीज़ को करने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ट्रिक तब काम आती है जब आपका बेसिक मजबूत हो। मतलब अगर आप ये सब चीज़ें जान ही नहीं रहे हैं, बस ट्रिक के भरोसे चल रहे हैं, तो फिर ट्रिक भी धोखा दे जाती है। ठीक है। तो इन सब नियमों को पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसका एक ट्रिक का वीडियो दूंगी ताकि व्यंजन संधि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन नियम आने चाहिए आपको, ताकि आप कहीं पे आपको लगे कि हाँ ये गलत है, आपको गलत छांटना भी आना चाहिए। गलत छांटना आपको तब आएगा, चार ऑप्शन में से कौन सा सही और बाकी 3 गलत है, ये छांटने की कैपेबिलिटी तभी आती है जब आप उसे अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो आइए पांचवा नियम है न संबंधी नियम। यदि री र ख के बाद न व्यंजन आता है तो न का ड़ हो जाता है। कैसे हो रहा है? परिधन नाम, तो परिणाम तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा? इसे परिणाम बनेगा। ठीक है। री र ख के बाद न व्यंजन आता है तो न का ड़ हो जाता है। तो जैसे परि है, यहाँ पे मैंने आपको र का दे दिया, इसी तरह री ख भी आएगा तो वहाँ पे न का ड़ हो जाएगा। ठीक है। छठवां नियम है म संबंधी नियम। म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि अनुस्वार में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे म का मेल जो है क से लेके म तक, मतलब क ख ग घ अंगा च छ ज इया ट ठ ड ढ त थ त न प फ ब म, इतने वर्डों के साथ होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। पांचवा अक्षर क्या है, मैंने ऊपर आपको बताया ना, अंग इया ड़ न म। ठीक है। जैसे समधन कलन, देखिए म का क से मेल हुआ तो क्या बना? संकलन हो गया। परम धन तू, परंतु हो गया। समधन चय, क्या बना? संचय हो गया। ठीक है। अब दूसरा नियम है इसमें,
म का मेल यदि य र ल व श ख श ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया है स्वर के वीडियो में कि अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है। ठीक है, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज भी होना ज़रूरी है हिंदी में, नहीं तो आप पता चला बस अनुस्वार ही रटते रहेंगे, अनुस्वार होता क्या आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। समधन विधान क्या होगा, संविधान बनेगा यहाँ पे। समधन सार से क्या बनेगा, संसार बना। तीसरा नियम है इसके अंतर्गत, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समधन मान क्या बनेगा, सम्मान हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। म के नीचे हलन था तो उसको बस हमने आधा म लिख दिया और फिर मान था उसको ऐड कर दिया, बन गया सम्मान। तो जब म के बाद म आएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। सातवां और आखिरी नियम है स संबंधी नियम। स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का ख हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। वी धन सम है तो मिलकर क्या बनेगा, विषम हो गया। वी धन साध है तो क्या हो गया, विषाद हो गया। तो फ्रेंड आज व्यंजन संधि यहीं पे ख़त्म होती है। अगले वीडियो में मैं विसर्ग संधि के विषय में आपको पढ़ाऊंगी और जल्दी ही व्यंजन संधि का ट्रिक का वीडियो अपलोड करूंगी। लेकिन तब तक इन नियमों को आप प्रैक्टिस के द्वारा कंठस्थ करिए।